नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। बीजेपी की दूसरी लिस्ट सोमवार को सामने आई थी और इसमें नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन दिग्गजों को खुद नहीं मालूम था कि ये उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक कहा कि वो अंदर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उनकी प्लानिंग तो हेलीकॉप्टर से जाकर सभाओं को एड्रेस करने की थी और अब जो है जनता से वोट मांगना पड़ेगा। और चूंकि ये चुनाव जो है किसी जंग से कम नहीं है, तो ये सवाल तो स्वाभाविक ही है कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी, ऐसी स्ट्रैटेजी का क्या मतलब जिसमें आपके जनरल को ही नहीं मालूम कि जंग में जाना है। आखिरकार नरेंद्र सिंह तोमर तो चुनाव अभियान समिति के संयोजक थे। तो ये सवाल तो स्वाभाविक ही है कि यदि ये सभी लोग चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत जाने के बाद सरकार बनाती है, तो मुख्यमंत्री तो एक ही आदमी बनेगा, बाकी लोगों का क्या होगा। और ये सवाल भी बनता है कि यदि ये लोग चुनाव हार जाएंगे तो फिर इनका क्या होगा, क्योंकि जो दिग्गज मैदान में उतारे गए हैं उनमें से 7 सांसद हैं। 7 सांसदों में से 3 केंद्रीय मंत्री हैं और कैलाश विजयवर्गीय जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर देशदीप सक्सेना। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला तो सवाल यही है कि ये स्ट्रैटेजी जो अभी सामने आई है, क्योंकि एक बात तो साफ है, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि वो अंदर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और उनकी प्लानिंग हेलीकॉप्टर से जाके रैलीज को एड्रेस करने की थी। जब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, सरप्राइज हुए, उनको पता ही नहीं था, तो ये कैसी स्ट्रैटेजी है जिसमें जो आपका आदमी जंग में जा रहा है, जनरल जो है फौज का, उसको मालूम नहीं है कि जंग में जा रहे हैं आप। तो इस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको क्या कहना है? आप देखिए, स्ट्रैटेजी केवल 2 लोग बता सकते हैं, एक तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो अमित शाह जी। ऐसा लगता है कि उन दोनों की स्ट्रैटेजी का ये नतीजा है। लेकिन जो बात हमें समझ में आती है, जिस बात को हम विश्लेषण कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, वो ये कि जिस तरीके से हमने कई बार इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया है कि जो हवा है वो बीजेपी के खिलाफ बह रही थी मध्य प्रदेश में, और बावजूद इसके कि लाडली बहना योजना लॉन्च हुई, लेकिन कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स में। तो एक बहुत जैसे भय का वातावरण था पार्टी में कि कहीं बहुत बुरी हार ना हो। तो जो निर्णय लिया गया है, ये एक ऐसा लगता है कि ये जो डिस्प्ले ऑफ पैनिक है, ये कि सडन डिसीजन लिया मैंने, और जब मुझे नहीं सूझा, मैंने देखा है कि ये कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको जीतना बहुत जरूरी है। ज्यादातर सीटें वही हैं जी, सारी यहाँ, मतलब अगर प्रहलाद पटेल जी की सीट छोड़ दी जाए और रीति पाठक की सीट छोड़ दी जाए तो सारी सीट हारी हुई हैं। तो एक डिस्प्ले ऑफ पैनिक है कि हमको किसी भी तरीके से सीटें जीतना है, और फिर हम उस पर ऐसे लोगों को लाए जो कि इनविंसिबल हैं उनकी नजर में। तो फिर ये निर्णय लिया गया। लेकिन ये बात आपके बड़ा वाजिब है कि सभी लोग सरप्राइज थे। ऑपोजिशन तो सरप्राइज हुए ही, खुद वो लोग भी सरप्राइज थे जिनको ये टिकट मिला है। सर, मेरा वही सवाल है कि भाई आपने जंग में जा रहे हो आप, और आप ऑपोजिशन को तो सरप्राइज करो, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होना चाहिए उसमें, लेकिन आप मतलब खुद को ही जनरल को सरप्राइज कर रहे हो। ऐसी तो नक्सल स्ट्रैटेजी भी नहीं होती, वहां पे भी सरप्राइज एलिमेंट बहुत होता है, हिट एंड रन में होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जो चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन अध्यक्ष संयोजक हैं, वो बहुत मतलब लोगों से बात करते हैं, सहज नेता है। 1.5 दिन तक, अगले दिन मतलब किसी से बात नहीं की। मीडिया वाले गए तो माइक हटा दिए, मतलब कंफ्यूज थे, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि अगर आपने अपने जनरल को इस तरीके से सरप्राइज कर दिया, तो फिर कैसे चुनाव जीत सकते हैं? देखिए, ये सब नेता, मतलब 7 में से ज्यादातर नेता, रीति पाठक जी को छोड़ दिया जाए, ये वो नेता थे जो चुनाव लड़वाने की जिनको जिम्मेदारी थी। जिस दिन ये निर्णय हुआ उस दिन प्रधानमंत्री यहीं थे। उनके जाने के कुछ घंटे बाद ये लिस्ट आउट हुई, और इनमें से अधिकांश नेता उनके साथ मंच भी साझा कर रहे थे। लेकिन तब तक उनको ऐसा लगता है कि ये अंदाज नहीं था कि 2 घंटे बाद उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा और उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी तो जब ये लिस्ट आउट हुई उस वक्त एक टीवी के प्रोग्राम में थे, और उनसे एंकर ने पूछा था कि मेरे पास अभी एक लिस्ट आई है, उसमें दिमनी से किन्हीं नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम है, तो क्या वो आप ही हैं? बड़े सबमिसिव तरीके से उसने, बड़े हम्बल तरीके से सवाल पूछा था। तो तोमर जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी उस वक्त, जो उत्तर आया, बड़ा वेग उत्तर था, और बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी नहीं कि उनको ये मालूम रहा हो। और फिर आपका कहना है कि 1.5 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं करी, जबकि
तोमर जी उन नेताओं में से हैं जो बहुत सहज हैं, कितना ही कठिन सवाल आप उनसे करो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, बड़े सहज तरीके से जवाब देते हैं, ठंडे दिमाग के हैं। लेकिन वो भी ऐसा लगा कि इस बात से डिस्टर्ब थे, तो आपने इन ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो कि मेंटल रूप से तैयार नहीं थे जी कि उनको चुनाव लड़ना है, क्योंकि बाकी लोग तो तैयार थे, तैयारियां चुनाव की तैयारियां कर दी थी। भले ही ये बहुत पुराने ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने कई चुनाव लड़े हैं। नहीं, लेकिन सर मेरा सवाल ये है आपसे कि मान लीजिए सारे दिग्गजों को आपने उतार दिया, सबसे पहले तो आपने उनको पता नहीं, हवा तक नहीं चलने दिया, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आपने उन्हीं को कर दिया, तो वो कितनी तैयारी से चुनाव में जाएंगे। अब आगे की तैयारी होगी, अभी तक तो कोई तैयारी नहीं है, तो ऐसी कौन सी जंग है जो बिना तैयारी के जीती जा सकती है? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि मान लीजिए ये सब लोग जीत जाते हैं, तो मुख्यमंत्री तो एक ही आदमी को बनना है, बाकियों का क्या होगा? ये तो केंद्र में 3 मंत्री हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है कैलाश विजयवर्गीय, अब यहाँ भोपाल में आके कोई पशुपालन मंत्री तो नहीं बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब से ये लिस्ट आई है तो दिल्ली में जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वहां से एक टर्म जिसे कहते हैं प्लांट हुई है, लीक हुई है, वो है कम्युनिटी लीडरशिप। तो ये सारे ऐसा समझा जाता है कि सारे नेता मिलके इनकी जो कंबाइंड एनर्जी है और इनके रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज एनर्जी और इनकी जो इनका एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, उसके बलबूते पे बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। ना इनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि न केवल ये अपनी सीट जीतेंगे, बल्कि आसपास के जो रीजन है, आसपास की सीटें और जो वो रीजन है, जैसे महाकौशल, विंध्य प्रदेश या कैलाश जी मालवा से हैं, तो वहां भी उसका रिपल इफेक्ट होगा और आसपास की सारी सीटों को जीतेंगे। और ये फिर भविष्य के गर्त में है कि इनमें से ही कोई मुख्यमंत्री बनता है या इनमें से कोई नहीं बनता है। ये भी हो सकता है कि अगर ये सब जीत जाते हैं, बीजेपी सत्ता में आ जाती, तो हो सकता है पार्टी ये बोले कि आप सब लोग अब रिजाइन कर दो और मेंबर ऑफ लोकसभा का चुनाव लड़ो और फिर किसी दूसरे व्यक्ति को। सर ये तो बोलने वाली बात है। मान लीजिए आप 116 पे सरकार बनाएं तो बिल्कुल रिजाइन नहीं करा सकते, नहीं करा सकते, फिर कैसे होगा? डिफिकल्ट। हाँ। तो कुल मिला के ये एक ऐसी गुत्थी है जो कि सुलझाने की कोशिश की जा रही है जीतने के लिए, लेकिन ये और उलझती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा सर, मेरा फाइनल सवाल आपसे है कि मान लीजिए ये दिग्गज मतलब हार गए, फिर क्या होगा? जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी के तो बेटे को भी टिकट शायद नहीं मिलेगा, वो 1 नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले कभी नहीं लड़े। अगर वो चुनाव हार गए तो उनका क्या होगा? लोकसभा मतलब अगर हम नहीं कह रहे हैं कि वो हारेंगे, लेकिन अगर हार गए तो क्या होगा? दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज करते रहते, मुरैना, ग्वालियर को आलोक मुरैना वो अगर हार गए केंद्रीय मंत्री, क्योंकि ये बीजेपी ने तो सब कुछ दांव पे लगा दिया है। बिल्कुल। तो क्या होगा इन लोगों का? बहुत बड़ा चैलेंज है इनके सामने और बीजेपी के सामने। देखिए, और आपका कहना सही है, कुछ सीटें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं। इवन जो इंदौर 1 की बात कर रहे हैं आप, वहां 50,000 से ज्यादा वोट से जीते थे संजय शुक्ला जी। भारी रिसोर्सफुल आदमी हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है और एक पैरेलल उन्होंने जैसे तीर्थ दर्शन योजना चल रही थी शिवराज जी की, तो वो मार्जिन 50 नहीं था सर, थोड़ा कम था शायद। ठीक है, लेकिन भारी, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन भारी मार्जिन से, अच्छा खासे मार्जिन से जीते थे चुनाव। मैं ये बता रहा था कि उनकी अपनी तीर्थ दर्शन योजना चल रही थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों को तीर्थों की यात्रा करवाई, तो बहुत ज्यादा काम किया है। अगर ये सोचते हैं कि बस्ती का इनका टिकट मंडला की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हाँ जी, वहां का फग्गन सिंह कुलस्ते जी एकदम जीत सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो बहुत डिफिकल्ट सीट है और फंस सकती है। ऐसे ही जबलपुर पश्चिम के बारे में कहा जा रहा है, रीति पाठक जी के बारे में केदारनाथ शुक्ला जी वहां के सिटिंग एमएलए, उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया है कि मैं कुछ दिन बाद अपनी रणनीति बताऊंगा आपको। दिमनी से वहां है, लेकिन जीत भी सकते हैं वो। लेकिन जैसा आपने कहा कि कोई भी मेंटली तैयार नहीं था, एकदम नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी विधानसभा चुनाव की, तो दिक्कतें हैं और यही चैलेंजेस इनके सामने हैं और चैलेंजेस बीजेपी के सामने है। और सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये सारी जो इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है मध्य प्रदेश का। तो स्ट्रैटेजी तो ये बनाई है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना है, लेकिन अगर आप इवैल्यूएट करें स्ट्रैटेजी की, असली इवैल्यूएशन तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद होगा। लेकिन अभी अगर इस समय इवैल्यूएट करें तो ऐसा लगता है कि अपने जनरल को सरप्राइज करने वाली स्ट्रैटेजी शायद बेहतरीन स्ट्रैटेजी ना हो। सभी लोग सरप्राइज हैं, सभी लोग हैरान हैं, इंक्लूडिंग जिन लोगों को, दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब नेताओं के अंदर एक डर भी मन में बैठा होगा कि अगर चुनाव खुदा ना खास्ता हार गए तो फिर क्या होगा। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।